हेलो एवरीवन, दिस इज परवेज सर। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर। तो आज क्लास 12 कॉमर्स के लिए जो हमारी क्लास है वो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की क्लास, और जिसमें हम पढ़ रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स। इससे पहले की क्लास में भी हमने फिल इन द ब्लैंक्स की क्लास ही ली थी, और उससे पहले की क्लासेस में मैंने मल्टीपल चॉइस की सभी क्वेश्चंस की क्लास ले ली है। 90 क्वेश्चन उसमें मैंने सॉल्व कराए थे, तो हमने उसको प्ले लिस्ट में अपलोड कर दिया है, तो वहां से आप जाके पढ़ सकते हैं। तो जल्दी से जुड़ जाइए आप, और प्लीज जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर। चलिए, तो आज की क्लास में फिल इन द ब्लैंक्स है, जिसे हम फिलअप बोलते हैं। इससे पहले मैंने फिलअप की क्लास दो क्लास और अपलोड कर दी हैं चैनल पर। तो आज की जो क्लास है वो स्टार्ट हो रही है 44 से, मतलब 1 से लेके 43 तक के क्वेश्चन की क्लास अपलोड हो चुकी है यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 44। चलिए, तो जुड़ जाइए जल्दी से। इसको यहाँ ले लेते हैं। देखिए, 44 से स्टार्ट हो रहा है आज की क्लास। डिविडेंड इनकम विल बी शोन इन ब्लैंक हेड ऑफ पी एंड एल अकाउंट। डिविडेंड इनकम, अब डिविडेंड की जो इनकम होती है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी की इनकम नहीं होती। पहली चीज तो ये याद रखना है हमें कि जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से इनकम और एक्सपेंडिचर होते हैं वो डिविडेंड नहीं है। तो ये जो डिविडेंड है वो अदर इनकम में शो की जाती है। तो आज का जो हमारा आंसर है 44 का, वो क्या कहलाएगा? अदर इनकम। ये आंसर मैंने दे रखे हैं येलो कलर से। तो डिविडेंड इनकम विल बी शोन ऑन इन ब्लैंक। तो डिविडेंड इनकम विल बी शोन इन अदर इनकम हेड ऑफ पी एंड एल अकाउंट। तो पी एंड एल के किस हेड में लिखी जाएगी? ये अदर इनकम के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 45। क्रेडिटर्स आर कंपनीज। क्रेडिटर कंपनी के क्या होते हैं? तो क्रेडिटर जो है कंपनी की करेंट लाइबिलिटी है, क्योंकि क्रेडिटर जनरली सप्लायर्स होते हैं जो जिनसे हम रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, तो उनका जो पेमेंट होता है वो जनरली 1 ईयर के अंदर ही देना होता है। तो जो क्रेडिटर हैं वो हमारे बिजनेस में करेंट लाइबिलिटी हैं। तो क्रेडिटर्स आर कंपनीज करेंट लाइबिलिटी। ठीक है, ये वर्ड याद रखना है हमें कि जैसे आपके सामने कोई चीज आएगी, क्रेडिटर्स क्या है, तो आपको याद रहे करेंट लाइबिलिटी। जल्दी से आप बोल दे करेंट लाइबिलिटी। ठीक है, डिविडेंड इनकम कौन सी है? अदर इनकम। तो ऐसे अगर आपको याद हो जाएंगे तो फिर आपको एग्जाम में भी इसके रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कि आपके दिमाग में सेट हो गया कि क्रेडिटर्स क्या है? अदर इनकम है। ठीक है, वो सॉरी, क्रेडिटर्स क्या है? करेंट लाइबिलिटी है। ठीक है, चलिए आगे। इन कॉमन साइज स्टेटमेंट द आइटम्स ऑफ लाइबिलिटीज आर एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज ऑफ। अब कॉमन साइज स्टेटमेंट में जो लाइबिलिटीज के आइटम्स होते हैं जिनको किस तरह से एक्सप्रेस, किस तरह से दिखाया जाता है? टोटल लाइबिलिटी के परसेंटेज से। आपने कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाया है, कॉमन साइज स्टेटमेंट में जितने भी हम परसेंटेज निकालते हैं वो टोटल काय पे निकालते हैं? लाइबिलिटी के कॉलम का टोटल लाइबिलिटी पे, और एसेट्स का टोटल एसेट्स पे। तो वो ये बोल रहा है कि इन कॉमन साइज स्टेटमेंट में जो आइटम है, लाइबिलिटी के जो आइटम है वो किस तरह शो किए जाते हैं? टोटल लाइबिलिटी के। टोटल लाइबिलिटी से परसेंट निकाला जाता है। जैसे आप अगर परसेंटेज का कोई भी आंसर कर रहे हैं, जैसे कोई भी क्वेश्चन आया आपका परसेंटेज निकालना है लाइबिलिटी का, तो आप इसको अपॉन में क्या लेंगे? टोटल लाइबिलिटी लेंगे। और अगर एसेट्स का होगा तो क्या लेंगे? टोटल एसेट्स लेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या कहलाएगा? एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज ऑफ टोटल लाइबिलिटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इन कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड इन इज डिडक्टेड फ्रॉम। अब कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट में जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम है, इसे कहां से माइनस किया जाता है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से, क्योंकि हमने सवाल किए हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस क्या करेंगे? कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम। ठीक है, इससे क्या निकलता है माइनस करके? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और एक्सपेंसेस भी माइनस होते हैं, जैसे इसमें एक्सपेंसेस माइनस करते हैं, अदर इनकम प्लस करते हैं, तो इसके बाद क्या आता है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है। अब ये एक्सपेंसेस माइनस को छोड़ दें तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सेल्स। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस क्या मतलब क्या है? सेल्स, नेट सेल्स। तो नेट सेल्स में से क्या माइनस करते हैं? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कौन सा? रॉ मटेरियल। तो इसको जब माइनस करते हैं तो क्या आता है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो इन कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड इज डिडक्टेड फ्रॉम, किस में से डिडक्ट किया जाता है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। ऐसे आप क्वेश्चन की तरह याद रखो इन्हें, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम माइनस किया जाता है। ठीक है, आंसर क्या कहलाएगा हमारा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 47 48। इन कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, इन कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज अराइव्ड आफ्टर डिडक्टिंग ब्लैंक। अब कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट में जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है वो किसको माइनस करने के बाद आता है? प्रॉफिट। अभी मैं बता रहा था प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे आएगा? टैक्स को माइनस, प्रोविजन फॉर टैक्स को माइनस करने के बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा।
जैसे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिखा है हमने, उसमें से क्या माइनस करेंगे हम? प्रोविजन फॉर टैक्स, टैक्स माइनस करेंगे, तो टैक्स माइनस करने के बाद कौन सा प्रॉफिट आएगा? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज अराइव्ड आफ्टर डिडक्टिंग, किसको डिडक्ट करने के बाद? प्रोविजन फॉर टैक्स को, मतलब प्रोविजन फॉर टैक्स को माइनस करने के बाद क्या आता है? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है ना? तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाता है, ठीक है? तो आंसर क्या कहलाएगा हमारा? प्रोविजन फॉर टैक्स। नेक्स्ट, इन क्विक एसेट्स ब्लैंक एंड ब्लैंक इज नॉट इंक्लूडेड। क्विक एसेट्स में क्या क्या चीजें इंक्लूड नहीं होती? करेंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंस है, इन दोनों को अगर हम माइनस करते हैं तो क्या आ जाता है हमारा? क्विक एसेट्स आ जाती हैं या लिक्विड एसेट्स आ जाती हैं। तो क्विक एसेट्स में क्या चीजें नहीं शामिल होती? स्टॉक और प्रीपेड। ये याद कर लो आप, करेंट एसेट्स में से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएंगे? क्विक एसेट्स आ जाएंगे, जिनको हम लिक्विड एसेट्स भी बोलते हैं। क्विक एसेट्स, ये लिक्विड एसेट्स। तो दो चीजें इंक्लूड नहीं होती क्विक एसेट्स में, स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो इन क्विक एसेट्स स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस इज नॉट इंक्लूडेड, ठीक है? सिंपल। चलिए, current assets are those assets which can be converted into cash within blank year। current assets ऐसी assets हैं जिनको कन्वर्ट किया जा सकता है कैश में कितने टाइम में? 1 ईयर में। करंट एसेट जो होती हैं उनको 1 ईयर के, जैसे करंट लाइबिलिटी का 1 साल के अंदर पेमेंट करना होता है, उसी तरह जो करंट एसेट्स होती हैं वो 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट की जा सकती हैं। तो इसका आंसर क्या कहलाएगा? 1। मतलब करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर। आंसर क्या कहलाएगा हमारा? 1 ईयर, ठीक है? चलिए नेक्स्ट, ब्लैंक रेशियो इज कैलकुलेटेड फॉर जजमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी को देखने के, पता करने के लिए किस रेशियो को कैलकुलेट किया जाता है? शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज का जजमेंट के लिए लिक्विडिटी रेशियो। क्योंकि लिक्विडिटी रेशियो में कौन कौन से रेशियो निकालते हैं हम? करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो, एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो। तो लिक्विडिटी रेशियो के जो भी रेशियो रहते हैं वो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज के लिए, ऑर्गेनाइजेशन शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज को कैलकुलेट को जज करने के लिए कैलकुलेट किए जाते हैं। तो इसका आंसर क्या कहलाएगा हमारा? लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है? ओनली लिक्विडिटी लिखना। तो लिक्विडिटी रेशियो इज कैलकुलेटेड फॉर जजमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब किसको जज करने के लिए? शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी को जज करने के लिए किस रेशियो का कैलकुलेशन किया जाता है? लिक्विडिटी रेशियो का। ये आप याद रखना, ठीक है? चलिए नेक्स्ट, 52 से डेट इक्विटी रेशियो। एक मिनट इसको यहां ले लेता हूं। देखिए, डेट इक्विटी रेशियो मेजर्स ब्लैंक ऑफ द बिजनेस। डेट इक्विटी रेशियो जो मेजर किया जाता है वो क्या है? सॉल्वेंसी रेशियो। ये क्या होता है? ये सॉल्वेंसी रेशियो के इंक्लूड होता है, मतलब इसमें आता है। तो डेट इक्विटी रेशियो मेजर्स सॉल्वेंसी ऑफ द बिजनेस। मतलब डेट इक्विटी रेशियो बिजनेस की क्या पता करता है? इंफॉर्मेशन देता है, सॉल्वेंसी का पता करता है। तो ये सॉल्वेंसी रेशियो के इंक्लूडेड आते हैं, ठीक है? नेक्स्ट, इन कैश फ्लो स्टेटमेंट द वर्ड कैश रेफर्स टू कैश एंड। ये आपको जनरली हमने शॉर्ट टर्म थ्योरी याद करी थी, वो शॉर्ट वाली थ्योरी। उसमें क्या था? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आंसर, उसमें क्वेश्चन में हमारा आंसर मिल गया। इन कैश फ्लो स्टेटमेंट द वर्ड कैश रेफर्स टू कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश और कैश के समान जो एसेट्स होती हैं वो कैश फ्लो स्टेटमेंट में उसको कैश बोलते हैं, कैश और कैश के जैसा, ठीक है? नेक्स्ट, as per accounting standard 3 the various activities of cash has been classified in blank parts। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट में कौन कौन सी कितनी एक्टिविटी होती हैं? 3 एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो 3 पार्ट्स में जो 3 एक्टिविटी है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं? कैश का फ्लो देखते हैं। तो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 द वेरियस एक्टिविटीज ऑफ कैश हैज बीन क्लासिफाइड। तो अलग कितनी कैटेगरी में उनको क्लासिफाई किया गया एक्टिविटीज को? 3 कैटेगरी में, ठीक है? तो इसका आंसर आएगा 3 पार्ट्स में, ठीक? चेंज इन ओनर्स, तो इसका आंसर 3 हो गया। चेंज इन ओनर्स कैपिटल इज कैश फ्लो फ्रॉम। अब ओनर्स की कैपिटल का जो चेंज होता है वो किस एक्टिविटी में आता है? फाइनेंशियल एक्टिविटी में। फाइनेंशियल एक्टिविटी में इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ डिवेंचर आते हैं, रिडेम्पशन ऑफ शेयर, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर आते हैं, ठीक है ना? तो चेंज इन ओनर्स कैपिटल इज कैश फ्लो फ्रॉम
फाइनेंशियल एक्टिविटी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या कहलाएगा हमारा? फाइनेंशियल एक्टिविटी। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 56, एक मिनट इसको यहाँ देखिए। फॉर कैलकुलेटिंग कैश फ्रॉम ऑपरेशन अंडर इनडायरेक्ट मेथड ब्लैंक इज कंसीडर्ड एज बेस। अब देखिए, जो कैश फ्रॉम ऑपरेशन का कैलकुलेशन हम करते हैं इनडायरेक्ट मेथड में, तो बेस क्या रहता है, स्टार्टिंग कहाँ से होती है? सबसे पहले क्वेश्चन किया हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट में, जब हम कैश फ्रॉम ऑपरेशन कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले जो स्टार्टिंग जो बेस होता है हमारा, होता है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट को लेकर ही हम आगे बढ़ते हैं। स्टार्टिंग कहाँ से होती है? नेट प्रॉफिट से। पूरा का पूरा बेस क्या रहता है? नेट प्रॉफिट रहता है। दोनों ईयर का, करेंट ईयर और प्रीवियस ईयर का, हम नेट प्रॉफिट के बेस पर ही कैश फ्रॉम ऑपरेशन कैलकुलेट करते हैं। तो फॉर कैलकुलेटिंग कैश फ्रॉम ऑपरेशन अंडर इनडायरेक्ट मेथड नेट प्रॉफिट इज कंसीडर्ड एज बेस। तो बेस क्या रहता है? नेट प्रॉफिट रहता है। नेक्स्ट, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज हेल्पफुल इन फाइनेंशियल प्लानिंग ऑफ ब्लैंक पीरियड। अब देखिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो फाइनेंशियल प्लानिंग के को हेल्प करता है। फाइनेंशियल प्लानिंग के किस लिए? शॉर्ट टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए क्यों? कि कैश फ्लो स्टेटमेंट जो बनाया जाता है वो एक फाइनेंशियल ईयर के लिए बनाया जाता है। मींस ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ईयर का ओपनिंग बैलेंस एंड ईयर का क्लोजिंग बैलेंस। तो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होता है। फाइनेंशियल प्लानिंग आप कर सकते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट से, लेकिन शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट इज हेल्पफुल इन फाइनेंशियल प्लानिंग फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 58, इन इधर आगे, इन फिक्स्ड कैपिटल मेथड ब्लैंक अकाउंट इज आल्सो मेड। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में कौन सा अकाउंट और बनाया जाता है? हमें याद है, फिक्स्ड, अगर पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड है तो दो अकाउंट बनते हैं, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करेंट अकाउंट। तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड में पार्टनर्स का करेंट अकाउंट भी बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड है, तो फिक्स्ड है तो कैपिटल को आप कम या ज्यादा नहीं कर सकते। फिक्स्ड मतलब कैपिटल इंक्रीज डिक्रीज नहीं हो सकती। तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, प्रॉफिट है, ड्रॉइंग है, सैलरी है, कमीशन है, प्रॉफिट है, ये सभी चीजें कहाँ आएंगी? ये जाएंगी पार्टनर्स करेंट अकाउंट में, क्योंकि कैपिटल तो फिक्स्ड है, उसे आप कम या ज्यादा नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें फिर कहाँ जाएंगी? ये जाएंगी सब करेंट अकाउंट में। तो जब अगर पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड में हमें पार्टनर्स करेंट अकाउंट और बनाना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट, द रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज। अब फर्म का रजिस्ट्रेशन जो है वो कंपलसरी नहीं है, वॉलंटरी है, ऑप्शनल है। फर्म का रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि आप फर्म का रजिस्टर करेंगे, रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, उसके बाद ही बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, नहीं, ऑप्शनल है, आप करवाएं या ना करवाएं। ठीक है, लेकिन करवाना ज्यादा बेटर रहता है, लेकिन फिलहाल जो आंसर आएगा वो हमारा नॉट कंपलसरी रहेगा। ठीक, नेक्स्ट, द पार्टनरशिप ओरिजिनेट्स विथ ब्लैंक। तो पार्टनरशिप का कहाँ से स्टार्टिंग होगी? एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट से। पार्टनरशिप का मतलब ही है जब दो या दो से ज्यादा पर्सन मिलते हैं आपस में, तो वो लोग आपस में क्या करते हैं? एग्रीमेंट करते हैं या कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, म्यूचुअल एग्रीमेंट करते हैं, रिटर्न भी करते हैं, ओरल भी करते हैं। तो ये पार्टनरशिप एक एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट से ही इसका उदय होता है। स्टार्टिंग कहाँ से होती है? इसके एग्रीमेंट से ही होती है कि कैसे कैसे रूल्स रेगुलेशन रहेंगे फर्म में, पार्टनर्स कितनी कैपिटल लाएंगे, कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाया जाएगा, कितना सैलरी दी जाएगी, कितना कमीशन मिलेगा, ये सारी चीज़ें उस एग्रीमेंट में होती हैं। कितनी कितनी कौन कैपिटल लाएगा, प्रॉफिट लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, ये सब चीज़ें एग्रीमेंट। तो पार्टनरशिप ओरिजिनेट विद एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, चलिए, तो आज की क्लास हमारी यहीं तक है। 60 तक की क्वेश्चन दिए थे हमने। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कहाँ से लेके स्टार्ट करे आज क्वेश्चन? 44 से आज की क्लास हमारी स्टार्ट हुई थी यहाँ से। तो इसी तरह आप जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए अकाउंटेंसी। अभी हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। इसके पहले हमने चूज द करेक्ट ऑप्शन के 90 क्वेश्चन सॉल्व किए थे यहाँ पे, तो 90 क्वेश्चन मैंने अपलोड कर दिए। अभी ये चल रहा है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आएगा। 5 चीज़ें मैं करवाऊंगा इस क्लास में, जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, फिल इन द ब्लैंक्स चल रहा है, इसके बाद ट्रू फॉल्स आएंगे, फिर वन वर्ड या सेंटेंस आएंगे, फिर मैच द फॉलोइंग आएगा। ये 5 चीज़ें मैं आपको कवर करवाऊंगा। आप जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए अकाउंटेंसी, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना जरूर ना भूलें हमारा यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ नया टॉपिक लेके। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।